जेपी नड्डा की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा 2024 का चुनाव। बीजेपी ने 1 साल बढ़ाया कार्यकाल। कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बोले पीएम मोदी, 18 से 25 के युवाओं पर हो फोकस। चुनाव में अभी 400 दिन बाकी। पसमांदा और बोहरा पर दे ध्यान। पीएम मोदी की मुंबई यात्रा से पहले घमासान। उद्धव के घर के बाहर लगे शिंदे फडणवीस के कटआउट। दिल्ली विधानसभा में बोले सीएम केजरीवाल, कहा भगवान ने चाहा तो कल केंद्र में होगी हमारी सरकार। वरुण गांधी को लेकर बोले राहुल, मैं उन्हें गले लगा सकता हूं लेकिन उनकी और मेरी विचारधारा अलग। और बीजेपी के अनूप गुप्ता होंगे चंडीगढ़ के नए मेयर। चुनाव में आपको 1 वोट से हराया। नगर निकाय में बीजेपी का कब्जा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पर पीएम मोदी द्वारा लिखी किताब का विमोचन। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया विमोचन। खबर दिल्ली से, जहां पर पीएम मोदी की किताब का विमोचन हुआ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया विमोचन। एग्जाम वॉरियर्स के नाम से पीएम ने लिखी है किताब। विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी और हिंदी में लिखी किताब। खबर दिल्ली से, जहां पर पीएम मोदी द्वारा लिखी किताब का हुआ विमोचन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया पुस्तक का विमोचन। एग्जाम वॉरियर्स के नाम से पीएम ने लिखी है किताब। विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी और हिंदी में लिखी किताब। खबर दिल्ली से, जहां पर पीएम मोदी द्वारा लिखी किताब का हुआ विमोचन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया विमोचन। एग्जाम वॉरियर्स के नाम से पीएम ने लिखी है किताब। विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी और हिंदी में लिखी गई किताब। खबर दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिखी हुई किताब का विमोचन करते हुए दिख रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। एग्जाम वॉरियर्स के नाम से यह किताब प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों भाषाओं में यानी कि हिंदी और इंग्लिश में लिखी है, जिसका विमोचन आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। तो आपको बता दें, पीएम मोदी द्वारा लिखी गई किताब एग्जाम्स वॉरियर्स को आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विमोचन किया है। आपको बता दें, एग्जाम वॉरियर्स के नाम से प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों भाषा यानी कि हिंदी और इंग्लिश में किताब लिखी है, जिसका विमोचन आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को दिल्ली में संपन्न हुई। अंतिम दिन पीएम मोदी का संबोधन हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बैठक खत्म होने के बाद पीएम के संबोधन के बारे में मीडिया को जानकारी दी। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पीएम ने अपने भाषण में कहा है कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है। ऐसे समय में मेहनत करें, अपने शरीर का कण कण भारत के इस विकास गाथा में लगाएं। भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम सब लोग बन सकते हैं। फडणवीस ने कहा कि पीएम का संबोधक प्रेरक, भविष्य की राह दिखाने वाला था। पीएम ने कहा कि चुनाव में अभी 400 दिन बाकी हैं और समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा जाए। बैठक में पीएम ने कहा कि सभी धर्मों के कमजोर तबके तक पहुंचना है। बोहरा, पसमांदा और पढ़े लिखे मुस्लिम तक हमें सरकार की नीतियां लेकर जानी हैं। अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करें। बीजेपी अब केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि इसका रूपांतरण सामाजिक संगठन के तौर पर भी हुआ है। पिछली सरकारों में किस प्रकार से अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार देखा गया,
किस प्रकार का कुशासन था और कहां भारत आज चलते हुए आया है और किस प्रकार से हम सुशासन की ओर जा रहे हैं। इसलिए 18 से 25 इस आयु के जो हमारे युवा है, इनमें भी जागृति तैयार करना, इनको भी लोकतंत्र के मूल्यों के साथ जोड़ने की कोशिश करना और साथ साथ किस प्रकार से के कुशासन से हम सुशासन की ओर आए हैं, ये बताकर उनको सुशासन के साथ जोड़ना और सुशासन का महत्व क्या है, सुशासन से देश कैसे परिवर्तित होता है, ये सारी बातें उन तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में करना है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरे दिन की बैठक में जेपी नड्डा को फिर से अध्यक्ष बनाया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका कार्यकाल जून 2024 तक तय कर दिया गया है। नड्डा तीसरे ऐसे अध्यक्ष होंगे जिन्हें दूसरी बार पार्टी की कमान मिलेगी। इससे पहले राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी 2 या उससे अधिक कार्यकाल के लिए अध्यक्ष रह चुके हैं। मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके जेपी नड्डा को संगठन का भी तजुर्बा है। अध्यक्ष बनने से पहले नड्डा जम्मू कश्मीर और यूपी के प्रभारी महासचिव रह चुके हैं। 2010 में नड्डा राष्ट्रीय राजनीति में आए थे। उस वक्त नितिन गडकरी ने उन्हें पार्टी का सचिव नियुक्त किया था। हिमाचल प्रदेश जेपी नड्डा का गृह राज्य है और यहां हाल ही में हुए चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई है। हिमाचल में बीजेपी की हार के बाद माना जा रहा है कि जेपी नड्डा की कुर्सी पर भी संकट के बादल छाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार की योजनाओं और सरकार के कार्यक्रम और विशेषकर किसान कल्याण के कार्यक्रमों को हर किसान तक, हर जन जन तक पहुंचाने में श्री नड्डा जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में 120 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। इसमें से 73 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तेलंगाना, बंगाल में एक शानदार माहौल खड़ा करने में भी हमें बहुत सफलता प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर में बीडीसी के इलेक्शन हो या देश भर में हुए स्थानीय इकाई के चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने यश प्राप्त किया है। उनके नेतृत्व में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत 1,30,000 बूथों को मजबूत करने का भी काम। खबर दिल्ली से है, जहां शक्ति नगर से 14 जनवरी की रात का एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो दिखाता है कि राजधानी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। सामने आए सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने सरेआम एक व्यक्ति पर हमला कर उससे 5 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की पहचान हनी कालरा के रूप में हुई है, जो अपने मालिक के 5 लाख रुपए लेकर बहादुरगढ़ रोड सदर बाजार से शालीमार बाग जा रहा था। बैग न देने पर आरोपी बीच सड़क पर उसे खूब मारते पीटते रहे। इतने में वहां कई राहगीरों की गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन आरोपी फिर भी नहीं भागते। हनी को मारते पीटते के बाद आरोपी उसके दाहिने पैर पर गोली मारकर उसका 5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं।
राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का पीला पंजा चला है। मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एमसीडी का दस्ता पूरे दल बल के साथ मंगोलपुरी पहुंचा। इस दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एमसीडी के साथ पुलिस बल के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया। दरअसल मंगलवार को सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में पूरे दल बल के साथ एमसीडी का दस्ता अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने पहुंचा। इस दौरान मंगोलपुरी वाई ब्लॉक के मेन रोड पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाते हुए रोड को साफ सुथरा करने का काम किया गया। एमसीडी की इस कार्यवाही के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस समय रहते कई लोग खुद ही अपने सामान को बचाते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान प्रशासन द्वारा लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा गया कि अतिक्रमण को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज एमसीडी रोनी क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आप लोग को ज्ञात होगा यहाँ पे एक कोर्ट केस चल रहा है राजन वर्सेस नॉट डीएमसी, जिसके तहत ये कार्रवाई चल रही है। अभी कुछ दिन पहले भी तोड़ी गई थी, क्या ऐसी कमी है जो बार बार तोड़ना पड़ रहा है? यहाँ पे देखने में आया है कि अतिक्रमण यहाँ बार बार हो जा रही है, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। 6 तारीख को हमारा अगली डेट है, 6 फरवरी को, जिसके तहत ये कार्रवाई चल रही है। खबर मोहाली से, जहां पर डीसी आशिका जैन ने संभाला पदभार। मोहाली में पद संभालते ही एक्शन मोड में नजर आई। चाइनीज मांझे पर अधिकारियों को दिया आदेश, कहा कि सुहाना बाजार कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं। तो मोहाली डीसी ने पदभार ग्रहण करते आशिका जैन ने यहां पर चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। मोहाली के एसएसपी संदीप कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि जीरकपुर के रहने वाले बिजनेसमैन को एक फिरौती भरा कॉल आया था, जिसमें अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताता था और बिजनेसमैन से 20 लाख की फिरौती मांगता है। इस बात की सूचना बिजनेसमैन संबंधित थाने को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। एसएसपी एसएएस नगर ने बताया कि आरोपी अरुण कुमार ने मुकेश कुमार अग्रवाल से जीरकपुर में मारपीट कर 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान करण कुमार ने अपना अपराध कबूल किया है और खुलासा किया है कि वह 4 महीने पहले शिकायतकर्ता से मिला था और एक व्यापारिक सौदे में उसका मोबाइल नंबर ले लिया था और खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताकर उससे पैसे ऐंठने की योजना बना रहा था। इस गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे की जांच प्रक्रियाधीन है। खबर जयपुर से है, जहां 2 दिवसीय चिंतन शिविर में सीएम अशोक गहलोत द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अच्छा काम किया है। घोषणा पत्र के 76% काम हमने पूरे किए हैं। हमारी कैबिनेट ने सोशल सेफ्टी को लेकर केंद्र सरकार से संसद में कानून बनाने का मांग करेंगे। हमारी एसीबी अच्छा कार्य कर रही है। विपक्ष को बेफजूल मुद्दे उठाने की आदत है। थानों में स्वागत कक्ष बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, जिससे आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास और पारदर्शिता पैदा हो। बलात्कार के मामलों में अनुसंधान में भी हमारी सरकार ने अच्छा कार्य किया है। पहले ज़्यादा दिन लगते थे, अब कम दिवस में अनुसंधान होते हैं। झूठी एफआईआर के मामले में कमी आई है। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर लॉ और ऑर्डर में अच्छा कार्य किया है। विपक्ष हमारी सरकार के कार्यों से बौखला गई है। हमने ऐसी स्थिति बना दी है कि विपक्ष मीडिया से बात नहीं करता। जयपुर में डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 2018 से पहले मामलों के निस्तारण में 211 दिन लगते थे और अब 69 दिनों में निस्तारण
हो रहा है। पुलिस का रोल महिला अत्याचार के मामलों में सराहनीय रहा है, जिसमें और गुंजाइश की जरूरत है। कहा कि महिला सखी भी अच्छा कार्य कर रही हैं। संगठित अपराध में काफी हद तक नियंत्रण किया जा रहा है। मामले हरियाणा और पंजाब से ज्यादा आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। 2023 में हमारा मुख्य लक्ष्य इसे कम करना है। डीजीपी ने स्वीकार किया कि सामान्य आदमी अभी भी थाने जाने से कतराते हैं और डरते हैं। स्वागत कक्ष से आम जनता में विश्वास पैदा होगा और बिना झिझक के व्यक्ति अपनी बात थानों में रख सकेगा। आम जनमानस किसी भी जाति धर्म का हो, उन सभी के साथ दुर्व्यवहार न हो। कहा कि किसी भी प्रकार के माफिया हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक मामले में पुलिस ने चौतरफा कार्य किया है। वहीं 2022 में फायर आर्म्स मुकदमे और रिकवरी में पुलिस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कोर्ट भी देखते हैं, तो अगर कोई ऐसा होगा। खबर जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक रफी खान के वालिद श्री छोटू खान निर्मल के इंतकाल पर गहरा शोक व्यक्त किया है। गहलोत ने मंगलवार को श्री रफी खान के आवास पर जाकर संवेदनाएं व्यक्त की और परिवारजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने परवरदिगार से मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करने और उनके परिवारजनों को सब्र ए जमील अता करने की दुआ की। खबर शिमला से है, जहां जोशीमठ की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार भी हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन के अधिकारी और सभी जिलों के डीसी बैठक कर हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाओं की संभावनाओं को लेकर बैठक की है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जोशीमठ जैसी घटना की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकारियों को सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सीकिंग और स्लाइडिंग वाले क्षेत्रों को लेकर डीसी से जानकारी ली गई है, लेकिन हिमाचल में फिलहाल जोशीमठ जैसी आपदा नजर नहीं आती है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 18 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में प्रवेश करेगी और लगभग 23 किलोमीटर राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के भीतर पैदल मार्च करेंगे, जिसमें प्रदेश के कांग्रेस के कई दिग्गज शामिल होंगे। मैंने उद्योग मंत्री जी से बात की है और उद्योग मंत्री जी को मैंने अभी ड्यूटी लगाई है, और जो सीमेंट कंपनियां हैं और जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का मसला है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट समझाने की कोशिश करेगी सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी और अपने ट्रक यूनियन को भी, और जो एमिकेबल सोल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा हो, उनको अपनी जेब से किश्तें भरनी पड़े। इस दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी इसका हल होने की संभावना है। खबर रतलाम से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाले राज्य शासन की जनजातीय वर्ग के प्रति संवेदनशीलता की बड़ी मिसाल रतलाम जन सुनवाई में उस वक्त देखने को मिली जब मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय जन सुनवाई में आए आदिवासी अंबाराम भूरिया को कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जन सुनवाई में ही भूमि का पट्टा आवास निर्माण के लिए दे दिया गया। साथ ही निःशुल्क राशन के लिए पात्रता पर्ची और आवागमन के लिए निःशुल्क ट्राई साइकिल भी हाथों में हाथ उपलब्ध कराई। रतलाम के मोती नगर क्षेत्र के रहने वाले दिव्यांग आदिवासी अंबाराम भूरिया की किस्मत ही चमक गए। वह मंगलवार जन सुनवाई में अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के पास आया था। उसकी समस्या सुनकर कलेक्टर ने तत्काल एसडीएम संजीव पांडे को निर्देशित किया कि अंबाराम को शीघ्र अतिशीघ्र भूमि का पट्टा दिया जाए। अंबाराम को हाथों हाथ धारणा अधिकार के तहत 22 वर्ग मीटर भूमि का पट्टा आवास निर्माण के लिए दिया गया।
कलेक्टर ने उप संचालक सामाजिक न्याय श्रीमती संध्या शर्मा को तत्काल अंबाराम को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई में ही कलेक्टर के हाथों अंबाराम को ट्राईसाइकिल भी मिल गई। साथ ही कलेक्टर के निर्देश पर जिला आपूर्ति अधिकारी SH चौधरी द्वारा पात्रता पर्ची की कार्यवाही भी कर दी गई। अंबाराम भूरिया अपने कच्चे मकान में अकेला रहता है। जन सुनवाई में वह भूमि के पक्के पट्टे और पात्रता पर्ची आस लेकर आया था। अंबाराम के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। उसने तो सोचा ही नहीं था कि उसको एक साथ इतनी सौगातें मिल जाएंगी। मैं पट्टे के और कॉपिन के इसके सूचना लेके आया था, पर मेरे आज गाड़ी भी मिल गई है। मेरे राशन पानी का और ज़मीन की भूमि का पट्टा भी मेरे को मिल गया है। हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी बार बार धन्यवाद हो, हमारे कलेक्टर साहब को भी बार बार धन्यवाद हो। मेरा काम हुआ है, ऐसा सभी का काम होता रहे। जबलपुर से छपने वाले पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी पंचांग में छपी भविष्यवाणी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। कैलेंडर में छपी भविष्यवाणी में इस समय मुख्यमंत्री के लिए संकटकारी बताया गया है। साथ ही मंत्रिमंडल में परिवर्तन के भी योग बताए गए हैं और साथ ही भविष्यवाणी में विपक्ष के भी मजबूती से उभरने की बात लिखी है और लिखा है कि विपक्ष मजबूती का असर विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। तो वहीं इस पर सियासी हलचल भी तेज हो गई है, जिसमें जहां कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है तो वहीं बीजेपी अपने आप को 2023 के लिए और ज्यादा मजबूत बता रही है। इस कैलेंडर पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज का कहना है कि 2018 में भी एक कैलेंडर आया था, उसमें भी एक भविष्यवाणी हुई थी कि शिवराज सरकार नहीं बचेगी। तब भी ऐसे भाजपा ने हल्के में लिया था और अब भी हल्के में ले रही है। संकट जिस पर है वो कांग्रेस है, कांग्रेस के चापलूसों पर है, उनकी तरफ से पल्लवित पुष्पित होने वाले लोगों पर है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सरकारों जनाधार लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास को तेज गति रहेगी। इससे कहीं कोई इंकार न किसी ज्योतिषी को है, न जनता जनार्दन को है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन प्रभावी होती है। यहाँ सम्मिलित भाग्य, सम्मिलित कुंडली, जन्म कुंडली काम करती हैं। लोकतंत्र में अलग अलग प्रकार से जब 230 विधानसभा में चुनाव होते तो उन प्रत्याशियों की जन्म कुंडली, एक्यूरेट जन्म कुंडली काम करती हैं। इसलिए बाकी मुझे टिप्पणी नहीं करना, हर एक को अपना विश्लेषण करने का हक है। लेकिन अगर ज्योतिषीय मामलों में विश्लेषण करना है तो फिर सभी ज्योतिषियों की जो टिप्पणियां हैं उनको सामने रखकर बात कर लें तो सच्चाई सामने आ जाएगी। खबर जालौन से है, जहां 11वीं की छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि छात्रा की कोटरा गांव की रहने वाली थी। परिजनों की तहरीर पर गांव के 2 युवकों पर छेड़खानी व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामलों में धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं आरोपी फरार है। घटना को लेकर सीईओ गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि मृतका के पिता ने तहरीर दी है। मामले को लेकर कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 17/1/2023 को थाना कोटरा अंतर्गत एक ग्राम में एक 16 साल की बच्ची द्वारा आत्महत्या कर ली गई, दुपट्टे से फांसी लगा दी थी। उस मौके पर मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया था। थाना कोटरा पुलिस भी पहुंच गई थी। पीड़िता के पिता ने तहरीर दी। उसने ये आरोप लगाया कि गांव के 2 व्यक्ति जो लड़की के साथ छेड़छाड़ करते थे, इस बात की शिकायत को लेकर के कल उसके परिजनों ने आरोपियों के घर पे जाकर के शिकायत की तो उन लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की और उनको डांट फटकार के भगा दिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबरों में आगे बात करेंगे। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को लेकर सरकार चिंतित है। सरकारी सेवा में चिकित्सक आना नहीं चाहते हैं। इसके कई कारण हैं। तो वहीं सरकार की भी चिंता है कि आखिर सरकारी चिकित्सा सेवाओं को बेहतर कैसे किया जाए। इसके लिए वह डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। लेकिन प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग इसके विरोध में उतर आया है।
इसी मुद्दे पर के न्यूज ने प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के अध्यक्ष सचिन वैश्य और महामंत्री अमित सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रदेश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में जहां चिकित्सकों के रिटायर होने के बाद एक बड़ी समस्या सरकार के सामने खड़ी हो चुकी कि अब इलाज के लिए चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं हो पा रही। इसको लेकर के वो लगातार सेवानिवृत्त की जो आयु सीमा है उस पर बढ़ाने पे विचार कर रही है। हाल ही में एक इस तरह का प्रस्ताव आया जिसको लेकर के जो प्रांतीय चिकित्सा संवर्ग है उसने विरोध दर्ज कराया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश प्रांतीय चिकित्सा संवर्ग के अध्यक्ष और महामंत्री। आयु सीमा बढ़ाने की बात हो रही है। देखिए, अभी तो ये प्रस्ताव शासन की तरफ से हमारी डीजी मैडम की तरफ आया, डीजी मैडम को प्रस्ताव प्रेषित करना है। इस पे संघ का बहुत स्पष्ट विचार है और हमारे प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश ने महानिदेशक महोदया को अपना एक प्रस्ताव बाकायदा दे दिया है, प्रेषित कर दिया है। हमारा मानना ये है, देखिए अभी 2020 दिसंबर में एक नई सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई थी शासन की तरफ से, जिसके अंदर मूलभूत रूप से काफ़ी विसंगतियाँ हैं और उस नियमावली के चलते काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर जो पदोन्नतियां हैं वो लंबित हैं और वो पदोन्नतियां हो भी नहीं पाएंगी। स्थिति ये है कि उस नियमावली के चलते हमारे जो अध्याचन भेजा जाना लेवल 1 के लिए संभव नहीं है एमबीबीएस चिकित्सकों के लिए। क्या विचार हैं, किस तरह से आप इस बात को देखते हैं कि कैसे इसको रोका जा सकता है? देखिए, मेरा जहाँ तक सोचना है कि ये बिल्कुल ही व्यावहारिक विकल्प नहीं है। बात हो रही है विशेषज्ञ चिकित्सकों की और किसी भी अस्पताल में ये सेवाएं देते हैं हमारे लेवल 1, 2, 3 और मैक्सिमम लेवल 4 के डॉक्टर जो 55 साल से नीचे के हैं, और बढ़ाने की बात हो रही है 55 साल से ऊपर के लोगों की। तो क्या ये विकल्प सूट करेगा? और इससे कोई कमी दूर नहीं होने वाली। जब तक नए चिकित्सक भर्ती होना नहीं शुरू होंगे मास में, तब तक आप ये कमी रोक नहीं पाएंगे। नए चिकित्सक भर्ती की आपने जिस तरह से बात करी, तो नए चिकित्सक भाई 1 करोड़ रुपए वो खर्च करके पढ़ाई करके बाहर आ रहा है और फिर वो सरकारी नौकरी में आकर के वो बंद जाता है, ऐसा कहना है। इस पर आपके क्या विचार? देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी सरकारी सेवक जब आता है तो किसी भी चिकित्सकीय सेवा में हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसके लिए उस डिपार्टमेंट की सर्विसेज और उस डिपार्टमेंट की कंडीशंस बड़ी ल्यूक्रेटिव होनी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि अगर मान लीजिए जो रिटायरमेंट की एज है उससे अगर आगे पदोन्नति की जाती है, डॉक्टरों की आयु सीमा बढ़ाई जाती, तो क्या उनकी गुणवत्ता, उनकी कार्य क्षमता उसी तरह बरकरार रहेगी? देखिए, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तब हमारी रिटायरमेंट एज 58 साल थी और उस समय हम लोग मेडिको लीगल 55 साल की उम्र तक करते थे। कहा यह जाता था कि 58 साल की उम्र तक हमारी जो काबिलियत है वो कम होती जाती है। आज की तारीख में अगर आप 75 या 70 जो भी बात चल रही है आप करेंगे, तो फिर उस नियम का क्या हुआ या उस सोच का क्या हुआ? अभी भी लेटेस्ट सर्वे, कई रिसर्च आए हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ आपकी जो मेंटल स्टेटस है, फिजिकल कंडीशंस है, वो इतनी एडवर्स हो जाती है और ख़ास करके तकनीकी। तो ये हमारा तकनीकी काम है, ये बाबूगिरी नहीं है कि बैठ के फाइलें साइन करनी, हमें ऑपरेशन करना है। 70 साल का आदमी जब ऑपरेशन करेगा और खुदा न खास्ता उसका हाथ हिल गया या कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आम जनता के ऊपर कि साहब नहीं आ रहे हैं तो आप 80, 90, 100, 150, 200 जो भी करना चाहें। ये कोई विकल्प नहीं है ये। तो आखिरी तौर से बात करी जाए तो आप लोगों का सुझाव क्या होगा सरकार को 2 लाइन में? देखिए, हमारा बहुत क्लियर कट ये सुझाव है कि नई सेवा नियमावली को तुरंत तात्कालिक प्रभाव से संशोधित कर देना चाहिए। आपका अमित जी कुछ कहना? मेरा कहना बिल्कुल यही जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि कई बार हम लोगों ने भी लिख के डिटेल रिपोर्ट दी है कि क्या क्या कारण है जिनकी वजह से चिकित्सक नहीं आ रहे हैं या हमें ऐसा क्या करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 24 साल 25 साल की सेवा देने के बाद हमें उपयुक्त नहीं समझा जा रहा है कि हमारी बातों को कोई संज्ञान ले। तो ये दुर्भाग्य है और ये स्वास्थ्य सेवाएं आपकी 1-2 दिन नहीं चलानी है। ये जब तक मानव जाति धरती पर रहेगी तब तक ये चिकित्सा सेवाएं चलती रहेंगी। तो इस पर सीरियसली सरकार को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपने देखा जिस तरह से प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के अध्यक्ष और महामंत्री दोनों का ये कहना है कि तमाम विकल्प सरकार को दिए जा चुके हैं, सुझाव दिए जा चुके हैं। इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, उस कमेटी में पदाधिकारियों को रख करके उनसे सुझाव लेने के बाद ही कोई निर्णय लेने चाहिए। अदरवाइज अगर बात करें तो ये चिकित्सा संवर्ग है, यहाँ पर मरीजों से जुड़ा हुआ सीधा विभाग है ये। इस पर विचार करने के बाद ही कोई नीति बनाई चाहिए। कैमरामैन रियाज के साथ मनीष श्रीवास्तव की न्यूज़ लखनऊ।